क्या आपको पता है, मुगलों के ज़माने में आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके मनसब से होती थी। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम था जहाँ उसकी हैसियत का पता उस आदमी के पद से पता चलता था और इस सिस्टम का नाम था मनसबदारी प्रथा। इस प्रथा को खुद बादशाह अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। उसका मकसद था अपने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर देना ताकि सब कुछ सिस्टमेटिकली चले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने 1571 में शुरू किया था। इस सिस्टम के तहत जो ऑफिसर्स मुगल आर्मी में सर्व करते थे उन्हें कहा जाता था मनसबदार्स। यहाँ मनसब का मतलब होता है रैंक या पद। मतलब आप एम्पायर के अंदर किस लेवल के आदमी हो ये आपके मनसब से डिसाइड होता था। चाहे वो सिविल सर्वेंट हो या मिलिट्री ऑफिसर, सबको एक मनसब दिया जाता था। इससे एम्पायर में एक क्लियर हायरार्की बन गई थी और सिविल और मिलिट्री दोनों का स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन हो गया था। मनसबदारी सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला जत यानी सिपाही, जो बताता था उस ऑफिसर का पर्सनल रैंक या स्टेटस, और दूसरा था सवार, जो डिफाइन करता था उस ऑफिसर के पास कितने हॉर्समैन हैं यानी कैवलरी फोर्स। अब फॉर एग्जाम्पल, एक मनसबदार है, उसके पास 5000 जत यानी सिपाही और 3000 सवार हैं, और एक दूसरा मनसबदार है जिसके पास 3000 जत और 5000 सवार हैं। तो जिस मनसबदार के पास ज़्यादा जत है उसकी रैंक ज़्यादा मानी जाती थी। मतलब जेड से एक्चुअल रैंक डिसाइड होती थी और सवार से उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। ज़्यादा जत का मतलब होता था ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़्यादा सैलरी भी। अब सवाल उठता है, ये सैलरी देता कौन था? तो सैलरी मिलती थी दो तरीकों से, नकदी और जागीरदारी। नकदी मतलब कैश, जिन्हें हम नकदी मनसबदार कहते थे, और जागीरदारी मतलब ज़मीन का रेवेन्यू कलेक्शन, और उन्हें कहते थे जागीरदार्स। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये थी कि जागीरदार को ज़मीन का मालिक नहीं बनाया जाता था। उन्हें सिर्फ उस ज़मीन का टैक्स या रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिलता था। लैंड उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी नहीं होती थी। एक और कॉमन कन्फ्यूजन है कि क्या मनसबदारी सिस्टम हेरिडिटरी था? जवाब है नहीं। अगर एक मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी तो उसका मनसब या प्रॉपर्टी उसके बेटे को नहीं मिलती थी। सब कुछ, सारा कुछ एम्पायर के पास चला जाता था। इस वजह से ज़्यादातर मनसबदार अपनी ज़िंदगी में अपनी वेल्थ को खर्च कर देते थे। वो लैविश लाइफ जीते थे, उनके मकान बहुत भव्य होते थे और वो बहुत महंगे कपड़े पहनते थे। उन्हें पता होता था कि इसके बाद उनके परिवार को इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सिस्टम हाईली सेंट्रलाइज्ड था। मतलब सब कुछ किंग के हाथ में होता था। सारी पावर डायनेमिक्स किंग के हाथ में थी। अगर राजा खुश है तो आपका मनसब बढ़ सकता है, और अगर नाराज है तो आपका मनसब कम भी हो सकता है। अकबर ने खुद भी इस सिस्टम का बहुत स्मार्ट यूज किया था। राजपूत राजाओं को एक हायर रैंकिंग मनसबदार बना के उनका ट्रस्ट जीत लिया। ये उनका एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, जिससे मुगल और राजपूत की अलायंस उस वक्त स्ट्रॉन्ग बन गई। दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जागीरदार को एक जगह परमानेंटली नहीं रखा जाता था। जागीर का ट्रांसफ़र होता रहता था, जिससे करप्शन और लोकल पावर सेंटर ना बन पाए। आपको अगर लैंड दिया गया है तो कल उसे हटा भी दिया जा सकता है। यहाँ पर अकबर ने एक रोटेशनल पॉलिसी चलाई थी ताकि जागीरदार और लैंड बदलते रहें। तो दोस्तों, अकबर ने ये सिस्टम क्यों बनाया? इससे एम्पायर का क्या फ़ायदा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इससे उनका एक रेडी आर्मी बेस बना जो वॉर के टाइम तुरंत बुलाया जा सकता था, और साथ ही प्रशासनिक और गवर्नेंस को भी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। मनसबदार्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता था।
एक तरह से ये डिसिप्लिन, रिवॉर्ड और लॉयल्टी का कॉम्बिनेशन बन गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अकबर के बाद इस सिस्टम का क्या हुआ? अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी इस सिस्टम को कंटिन्यू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये सिस्टम करप्ट होने लगा। औरंगजेब के टाइम तक इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया था कि एम्पायर के पास सभी मनसबदार्स को लैंड या सैलरी देने के लिए रिसोर्सेज ही कम पड़ गए। जागीर असाइन करना मुश्किल हो गया और ऑफिसर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से आर्मी का डिसिप्लिन भी टूटने लगा और लॉयल्टी कम होती गई। कई जागीरदार ने अपनी जागीरों को पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया और रेवेन्यू छुपाने लगे। आखिर में मनसबदारी सिस्टम कोलैप्स हो गई और 18th सेंचुरी तक ये सिस्टम पूरी की पूरी इनफेक्टिव हो गई। तो दोस्तों, मनसबदारी सिस्टम अकबर का एक विजनरी आइडिया था जो मुगल एम्पायर को एक पावरफुल शेप देने में मददगार साबित हुआ। लेकिन जैसे जैसे करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और ग्रीड बढ़ी, वैसे वैसे ये सिस्टम अपने ही बोझ तले दबता चला गया। तो दोस्तों, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा मुगल सिस्टम सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। धन्यवाद।